and it's 3 o'clock and 3 minutes. We are on our schedule. So I welcome all the attendees who have taken their time and who have joined this webinar to get something. कुछ जानना है, कुछ करना है, फिजिकल लिटरेसी के बारे में, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के बारे में। कल से एक अच्छी शुरुआत हमने की। कल हमसे जुड़े थे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम सही में हो पाया है। एक थॉट प्रोसेस था कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से गुजरात में जितने भी फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स हैं, उन सारे प्रोफेशनल्स को एक अच्छा डायरेक्शन मिले, एक अच्छी राह मिले। उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जुड़े हमसे कि जो उनके सारे क्वेश्चन आंसर है इस टॉपिक के रिलेटेड, उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी कर सके। कल सौभाग्य रहा ये वर्कशॉप का कि साथ में पद्म भूषण श्री दुलेला गोपीचंद सर जुड़े, जिनकी मोटिवेशनल स्पीच से ये चीज आगे बढ़ी। उनका क्या थॉट प्रोसेस है, फिजिकल लिटरेसी क्या होनी चाहिए, जो उन्होंने इतने साल में सीखा है वो हमें मिला। कल फर्स्ट सेशन बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर अमित मालिक ने लिया, जिससे बेसिक फिजिकल लिटरेसी क्या है उससे हम सबको अवगत करवाया। आज हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। 4 दिन के ये सेशन में ये दूसरा दिन इंक्लूसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी, इसके ऊपर आज बात होगी। आज के सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित मालिक एंड श्री पंकज मार्कंडेय। यूनिवर्सिटी की ओर से ये दोनों तज्ञश्रियों को मैं आज ये सेशन में वेलकम करता हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए, with a note, we are 88 participants who have joined this and constantly growing. The floor is to Dr. Amit Malik sir and Shri Pankaj Markandey sir. You can please carry forward the session. Thank you sir. We'll resume again back with a question answer. तब तक के लिए डॉक्टर अमित मालिक। सब लोग को नमस्कार। और सबसे पहले आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि कल आप सब ने जितने उत्साह के साथ और ओपन माइंड के साथ हमारे सेशन को फीडबैक दिया, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। हम लोग जब इस मिशन पे 4 साल पहले सोच रहे थे कि एक ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए जो सबके लिए हो। ऐसी कौन सी छतरी है फिजिकल एजुकेशन की जिसके नीचे हर एज ग्रुप के लोग खड़े हो सके। और जैसे आपसे बात कर रहा था तो हम शायद मैं पंकज गोपीचंद जी वो 3 इडियट्स थे 4 साल पहले जो इस मिशन पे निकले कि शायद कुछ हो सकता है इंक्लूसिव स्पोर्ट्स के लिए। तो आज हम आपसे स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पॉलिसी को ऐसा कैसे करें कि हर इंडिविजुअल के लिए रेलेवेंट हो पॉलिसी। और थैंक्स टू गॉड कि हमको करीब पिछले 4 साल में हम लोग को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, जहां पर हम स्टेट की पॉलिसी डिफाइन करने के लिए हम पे ट्रस्ट किया गया। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी लेवल पे बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटी मिला एक फॉर्मल रिकमेंडेशन देने का। और पंकज और मैं अभी भी मिनिस्ट्री की कुछ कमेटीज में है फिजिकल एजुकेशन को स्पोर्ट्स अथॉरिटी से प्रमोट करने के लिए। तो आज हम आपसे जो शेयर करने वाले वो हमारा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, करीब 4 साल का। तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों से, और ये भी शेयर करेंगे जब हमने शुरू किया तो हमारे पास एक सेट ऑफ थिंकिंग था, बट हम फॉर्चुनेट थे कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी थी अपने इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स की और बाहर के बेस्ट एक्सपर्ट्स की, और उन सब से हमने बहुत सारा सीखा और उस नॉलेज को हमने अपने प्रांत के हिसाब से, देश के हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज किया है।
तो विद दिस हम्बल सजेशन कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे कि हमने पॉलिसी मैटर्स पे क्या क्या काम किया है पिछले 4 साल में इस दिशा में, और मैं और पंकज मिलके सेशन को लेंगे। अमित ने बहुत अच्छी शुरुआत की। तो जो भी स्टूडेंट्स या व्यायाम शिक्षक या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर इस बात के ऊपर मैं स्ट्रेस डालना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा जो अमित जी ने कहा कि ये हमारे अनुभव रहे हैं, और अलग अलग तरह के अनुभव, अलग अलग तरह के मौके मिले स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। तो इसका कोई ऐसा कोई पहले आयाम नहीं था, तो हमें काफी कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, हमें और देशों में जाके देखना पड़ा, अपने यहाँ देखा हमने पास्ट में कैसे किया है। तो ये कुछ एक लर्निंग्स हैं, ये थिंकिंग, सोचने का एक तरीका है। और इसीलिए सेशन में भी, टाइटल में भी स्पेसिफिकली हमने इंक्लूड किया कि कैसे हम एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव की तरफ आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के जो हम कुछ एक आइडियाज यहाँ शेयर करेंगे, जो भी हम शेयर करने जा रहे हैं, ये हमने उसमें अपने रिकमेंडेशंस में जहाँ जहाँ भी हमने काम किया उसमें यूज करने की कोशिश की है। इनफैक्ट कल एक सवाल था रविंदर जी का, जब उन्होंने पूछा कि कैसे हम अपने देश के लिए लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो बस सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट की जो स्पोर्ट्स फॉर लाइफ कनाडा ने सबसे पहले वो डेवलप किया था फ्रेमवर्क, उनके एक्सपर्ट्स के साथ हमारा सीधा संबंध है। उनको हमने काफी इंडिया में काफी बार बुलाया है, उनके साथ काफी मंत्रणा की है, डिस्कशंस की हैं। तो ये उसमें से एक छोटा सा पहलू है। 1 घंटे में जितना हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ये उसकी एक शुरुआत है। अमित जी, आप शुरू करेंगे। तो जैसे पंकज ने शुरुआत की कि एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव कैसे बनाए स्पोर्ट्स को। और सबसे पहले पंकज, क्योंकि आप अलग अलग जगह पर इन्वॉल्व रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, तो आपसे शेयर पूछना चाहूंगा कि पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में क्या आपको देखने को मिला है अक्रॉस इंडिया, जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा समराइज करेंगे आप? श्योर। तो जब हम भारत को देखते हैं तो सिस्टम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम मेन तौर पे 3-4 तरह की चीजों की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम पॉलिसी की तरफ देखें तो हमारी एक सेंट्रल बॉडी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एलीट और डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देती है। उसी तरफ हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, जिसमें स्टेट्स का अपना एक एजेंडा रहता है, अपना पर्सपेक्टिव रहता है, उसको आगे कैसे लेके जाया जाए। ज्यादातर तौर पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एजेंसीज हैं, इनका एलीट स्पोर्ट्स की तरफ काफी फोकस, रुझान रहता है, वो एक मैंडेट रहता है। और दूसरा पहलू अगर हम देखें, काफी आमतौर पे बात करने को मिलती है या देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात आती है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ कुछ जगह पे है, कहीं नहीं है, बट ज्यादातर तौर पे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, या अगर है इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो एलीट स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। एलीट स्पोर्ट्स के, चाहे वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो मास पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात हुई है। एक बहुत अहम बात है हमारे सिस्टम को लेके, वो कि जैसे जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। क्या स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे एज ए इंडस्ट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि नहीं है। और इलाकों में और देशों में हम देखें तो एक इंडस्ट्री के तौर पे उसको मान्यता मिली हुई है। जैसे इंडस्ट्री की मान्यता मिलती है तो उसके साथ और बहुत चीजें जुड़ जाती हैं उस इंडस्ट्री के साथ, उसकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। इसके अलावा में तो एक और बहुत पहलू जो हम शेयर करते हैं वो है कि नॉलेज सिस्टम्स कहाँ हैं। जैसे हमारे कोचेस कहाँ हैं, तो कोचेस की मात्रा हमारे देश में उतनी नहीं है, या स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट्स हमें उतने मास लेवल पे, एलीट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं देखने को मिलते। तो ओवरऑल मूलभूत रूप से यही जो 4-5 पहलू हैं, जो एक किसी भी पॉलिसी या सिस्टम का पार्ट होते हैं, इनके ऊपर काफी हमारे देश में अलग अलग तरह की स्थितियां देखी गई हैं, और जनरली इन सब में इम्प्रूवमेंट हमें करने की जरूरत है। अमित, आप ऐड करना चाहेंगे इसमें कुछ? हाँ, पंकज ने ये समराइज किया कि ये सब जो इश्यूज हमने बोले, इसके बारे में सब लोग बात करते हैं। अरे हमारा स्टेट का पॉलिसी क्या है, गुजरात का डिफरेंट पॉलिसी है, हरियाणा में अखाड़ों के लिए फ्री सपोर्ट है, बट गुजरात में खेल महाकुंभ, डीएलएसएस और अकेडमीज का सपोर्ट है। इतना हमारे रिजल्ट देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया, बट जब ने बहुत ही
इसे माइन्यूटली देखा और अलग अलग पॉलिसीज पढ़ी, तो एक चीज बड़ी नई मिली। वो नहीं मिली कि पॉलिसी और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एक तरह के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की बात करो या बजट की बात करो, कि यूनियन बजट है तो वो सबके लिए कुछ उसका प्रावधान है। एक लो इनकम ग्रुप के लिए ये सब है, मिडिल क्लास के लिए ये है, अपर इनकम के लिए ये है, कॉर्पोरेट के लिए ये है। तो उनको हर इनकम जनरेट करने वाले में सोचना पड़ता है। तो जब पॉलिसी का हम बात करें तो पहला चीज हमें जो लगा कि इंपॉर्टेंट चेक करना कितने लोगों तक पॉलिसी पहुंची है। पॉलिसी की तरफ स्कीम जो है कितनी परसेंट पॉपुलेशन तक वो पॉलिसी पहुंचती है। और इसमें आप भी खुद रिलेट कर सकते हैं कि अगर खेल महाकुंभ लेवल पे तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन तक पॉलिसी का एक प्रावधान पहुंचा। डीएलएसएस में अगर हमारे पास पर डिस्ट्रिक्ट 500 बच्चे हैं, उसको 31 डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें, इतने लोगों तक वो पॉलिसी पहुंची है। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, अक्रॉस द वर्ल्ड जो पॉलिसीज हैं वो सोचते हैं कि पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बजट की तरह होनी चाहिए, ये आइडियली हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। इसका ऐसा होता है कि मेरे लिए इस पॉलिसी में क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आया जब पॉलिसी मेजर करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है डेप्थ। डेप्थ मतलब कि उस पॉलिसी से कितना डीप फायदा हुआ। अगर अब खेल महाकुंभ का बात करें, खेल महाकुंभ से आपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आपको कुछ लोग आगे गए, कुछ लोग आगे नहीं गए, बहुत सारे लोग फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हारे और वापस आ गए। तो टच पॉइंट मिला आपको, आपको खेलने का इवेंट मिला, टच पॉइंट मिला। बट अकेडमी की बात करें, वहां अकेडमी में गुजरात के 300 अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पॉलिसी का डेप्थ ज्यादा है। जो पॉलिसी बच्चों को रुकने का इंतजाम करती है, उनको खाना पीना देती है, कोचिंग देती है, स्पोर्ट्स साइंस देती है, तो पॉलिसी का डेप्थ काफी ज्यादा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था एक्सपीरियंस का। जैसे आप सब लोग, आप कोरोना के लिए कुछ पॉलिसी चली, कुछ बजट की पॉलिसी चली, आप अपने अपने विचार रखते हैं, समाज में चाय पे चर्चा करते हैं कि इस पॉलिसी से ये फायदा मिडिल क्लास को हुआ, अपर क्लास को नहीं हुआ, या मुझे अच्छा अनुभव रहा पॉलिसी का। तो एक्सपीरियंस हमें एक समझ में आया कि ऐसा फैक्टर था कि जो हमने कभी सोचा नहीं था मेजर करने का। आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। आपके यहाँ से सरिता गायकवाड़ को बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने और वो मेडल आई आपके स्टेट के लिए। पर अगर, आई एम नॉट सेइंग ऐसा हुआ है, पर अगर ऐसे किसी खिलाड़ी को आपने लास्ट स्टेज पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दिया, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, पॉलिसी मैटर से, तो उस पॉलिसी का डेप्थ और रीच दोनों इम्पैक्ट हो जाएगा। चाहे आपका बहुत अच्छा इंटेंशन ऑफ डेप्थ का ट्रेनिंग सपोर्ट किया, बट हमने क्या नहीं जाना, जैसे हम आप सब कस्टमर्स हैं किसी भी सर्विस के लिए, तो हम अपना कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा चाहते हैं, और सेम जो पूरे राज्य के लोग हैं, उनमें खिलाड़ी लोग भी हैं, उन सबका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है। तो किसी पॉलिसी को अगर हमको रेट करना चाहिए, तो अगर हर गुजरात का इंडिविजुअल ऐसा लिख सके कि क्या ये पॉलिसी मुझ तक पहुंची, मुझको पहुंची तो ये फायदा हुआ, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, ये तीन फैक्टर आपको पॉलिसी समझने में हेल्प करते हैं। पंकज, जब पर ये पॉलिसी का जब बात हुआ, एक तो हम इंडिविजुअल की तरीके से देखते हैं, एक इंडिविजुअल है, एक फैमिली है, एक खिलाड़ी है, कोच है, सिस्टम है। तो सिस्टम में कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अमित जी आपने। तो अगली स्लाइड पे अगर हम देखेंगे, तो अगर हम अपने इस स्टेक होल्डर मैपिंग करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि ना केवल इसमें स्कूल, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, कोचेस, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटीज या फेडरेशंस, एसोसिएशंस, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप देखेंगे एक्चुअली, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला स्लाइड दिखाते हुए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और स्पेशली पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव से हमें, जैसे आपने बोला, रीच, डेप्थ और एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, तो ये स्टेक होल्डर इंटरडिपेंडेंस जो है, ये हमें समझनी, जाननी और प्रायोरिटाइज करनी बहुत जरूरी है,
ताकि हमारी एक पॉलिसी इन तीनों आयामों पे खरी उतरे। अगर हम इसको मद्देनजर रखते हुए और फिर अपने डिसीजंस लेंगे तो हम रीच, डेप्थ और एक्सपीरियंस तीनों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे अनुभव रहे हैं। इसको जैसे समराइज करें, इसको ऐसा समझे कि गियर बॉक्स की तरह है। अगर पॉलिसी मूव करनी है, सारे गियर मूव करने पड़ेंगे, वरना एक गियर थोड़ा बहुत हिलने का ट्राई करेगा उसी लिमिटेड उसमें, और थक के हार जाएगा वहां पर। तो पॉलिसी मैटर जब भी होगी तो हमको सबको ऑयलिंग कर, और तभी ये गियर बॉक्स का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है दिखाने के लिए कि हमारा स्पोर्ट्स इन गियर बॉक्सेस से चलता है, और सबको इकट्ठे घुमाएंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कल मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के लिए जो एक्सक्लूडिंग मॉडल है, ये सिर्फ रिपीटेशन है उसका। दोबारा एक बार कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए रिफ्रेश रहेगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स में करंट तरीका है, जब हम टूर्नामेंट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं बच्चों को आगे जाने के लिए, उस स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे लोगों को लूज भी करते हैं। और ये जो पूरा मॉडल है, स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत ही छोटे लेवल पर हमको वो लोग टच करने को मिलते हैं। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने हमको एग्जांपल दिया था। कहते हैं इंडियन स्पोर्ट्स ये ट्रायंगल नहीं है, ये इंडियन स्पोर्ट्स एक हनुमान जी के पहाड़ की तरह है। वो कभी कोई एक बार मल्लेश्वरी से आए तो वेट लिफ्टिंग में मेडल आ जाता है, अगली बार शूटिंग में आ जाता है, फिर शूटिंग आए तो बैडमिंटन में आ जाता है, कभी हमारा टेनिस में आ जाता है। तो हमें यही नहीं पता कि हमारा पहाड़ कैसा है। अगर हमारा पहाड़ नॉर्थ का है, साउथ का है, तो हमें पता है कि इस पे इस तरह की फसल हर साल होगी। तो एक ऑन लाइटर नोट, ये हमें किसी ने कॉर्नर बताया कि इंडियन स्पोर्ट्स कुछ हद तक एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स के जरिए होता है, कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट कभी इंडिविजुअल ने दिया, कभी कोच ने दिया, तो हमें मेडल आ गया। पर ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी से क्या हम पूरे देश का हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। और इसमें एक हमें वर्ड समझ में आया कि वेदर टू यूज स्पोर्ट्स पॉलिसी और वेदर टू यूज स्पोर्ट्स फॉर कंट्री पॉलिसी। स्पोर्ट को हम पूरे देश के विकास के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा करने का प्रयास किया है। और इस दौरान जब हम जितनी पॉलिसी हमने पढ़ी अक्रॉस वर्ल्ड, छोटे देश क्यूबा, जमैका से लेके बड़े देश कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आया, डेवलपमेंट मॉडल। पंकज, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। तो जैसे अमित जी ने जैसे पहले बताया कि सब व्यक्ति जो भी किसी एक प्रांत का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, उनका अनुभव, रीच, डेप्थ और एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऐसे ही एक और आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक हाथी को जब 6 नेत्रहीन व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से देखा, तो किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा होता है। किसी ने उसका पैर को टच अनुभव किया तो उसने कहा कि हाथी तो एक बहुत खंबे के जैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड को हाथ लगा के देखा तो उसने बोला पाइप जैसा होता है। या तो सबके अनुभव इन सब के साथ अलग अलग रहते हैं। लेकिन अब हम एक कदम पीछे लेके पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिसी के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण धड़ हैं। तो एक है उसमें पार्टिसिपेंट डेवलपमेंट मॉडल। इसको कभी कभी लोग प्रतियोगी के नाम से भी यूज करते हैं। अमित, अगर आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो सेंटेंस आएगा, प्रतियोगी विकास प्रणाली बोलते हैं। लेकिन इसको प्रतियोगी नहीं, इसको प्रतिभागी पार्टिसिपेंट, कि क्या हमारे देश में किसी भी स्पोर्ट को लेके, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके उसके प्रतिभागी कहाँ हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। क्या जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लिया जाए तो फुटबॉल कहाँ कहाँ खेला जाता है, किस तरह से खेला जाता है, रिक्रिएशनल तौर पे ज्यादा खेला जाता है या कॉम्पिटिटिव तौर पे खेला जाता है। लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो क्या हम सिर्फ कंपटीशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं? नहीं, हम डिजाइन कर रहे हैं पॉलिसी किसी भी स्पोर्ट के लिए, नेशनल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, या किसी भी एक ऑल स्पोर्ट्स के लिए फोकस कर रहे हैं प्रतिभागी के ऊपर। तो प्रतिभागी हमारा वो खिलाड़ी है, हमारा प्लेयर है जो स्कूल में है, जो खेलना चाहता है। इसी के ऊपर और भी बहुत आइडियाज निकल के आते हैं, बट मूल रूप से हम आपसे 2 आइडियाज शेयर करेंगे अभी। एक प्रतिभागी विकास प्रणाली और उसके बाद
कोच डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। अमित जी, एक वीडियो से शुरुआत किया जाए, पावर ऑफ स्पोर्ट्स। तो जब हमको हम नए स्पोर्ट्स में जब आए थे तो हमने भी ये समझने का प्रयास किया कि किसने बोला कि स्पोर्ट्स मतलब मेडल जीतना। और हमने ज्यादा आप लोगों को भी सिंपल चीज दिखाएंगे जो हमने ओलंपिक की वेबसाइट पे जाके देखी। आप तो डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं ओलंपिक की वेबसाइट पे। द गोल ऑफ ओलंपिक मूवमेंट is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sports practice in accordance with Olympism and its values। और ये ओलंपिक का जो मूवमेंट है ये इसलिए बनाया गया था कि हम अपने वर्ल्ड को पीसफुल बनाएं, बेटर बनाएं और यूथ को एजुकेट करें स्पोर्ट्स के थ्रू। वेबसाइट में जो ओलंपिक्स नाम की वेबसाइट है, मेडल नाम का शब्द अवेलेबल नहीं है। और ऐसा हमें जब हम भी बाहर से देखते थे, हमें था कि ओलंपिक का मतलब होता है कि मेडल जीतने वालों को प्रोत्साहित करना। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहे हैं। Has the power to change the world. It has the power. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. The heroes standing with me are examples of this power. They are valiant, not only in the playing field, but also in the community, both local and international. They are champions, and they deserve the world's recognition. Together, they represent an active, vigorous Hall of Fame, a Hall of Fame that goes out into the world, spreading help, inspiration, and hope. Their legacy will be an international community where the rules of the game are the same for everyone, and behavior is guided by fair play and good sportsmanship. I ask you now to rise and join me in commending the original inductees into the World Sports Academy Hall of Fame. Peace is the greatest weapon mankind has to resolve even the most intractable difficulties. But to be an effective agent for peace, you have to seek not only to change the community and the world, is to change yourself before you seek to change others. And it is absolutely essential for the leaders of the community and the world to create an atmosphere where those good men and women
can show their maximum abilities in trying to resolve problems in a peaceful manner. And that is why a legend like Pele and all these behind me are our heroes, our hope, because whatever they do in their respective fields, they are promoting peace. These are monarchs. They are queens and kings, not as a result of heredity, but as a result of their personal commitment and efforts. It is one of the most enjoyable moments for me to be able, as a pensioner, to take part in a function of this nature. Thank you. बहुत बढ़िया वीडियो अमित जी। इसमें जो दर्शक हमारे जो सब मौजूद हैं वेबिनार पे, एक बात बहुत समझने की जरूरत है और आप लोगों को पता भी होगा। 1993 में जब नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, तो साउथ अफ्रीका रंगभेद नीति से ग्रस्त था, बहुत उसके पहले डिवाइडेड था, देश बटा हुआ था। तो नेल्सन मंडेला जी ने स्पोर्ट्स को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि इसमें ताकत है देश को जोड़ने की। लेकिन आप देखिए, उससे पहले जितनी पॉलिसीज रही होंगी या उससे पहले जो बातचीत रही होंगी, उसमें उन्होंने उसको इस दृष्टि से नहीं देखा होगा। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत मूवी भी बनी हुई है, इन्विक्टस नाम से एक मूवी बनी हुई है। नेल्सन मंडेला जी ने अपनी रग्बी की जो टीम है साउथ अफ्रीका की, उस टीम को सपोर्ट किया जिसमें मिले जुले सब तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिससे देश जुड़ा। और 1995 में साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रग्बी जीता, और वो एक मोमेंट है देश के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। तो ये अमित जी ने जो स्लाइड हमारे पास दिखाई है कि वी बिल्ड द रोड एंड द रोड बिल्ड्स अस, तो जैसी सड़क हम बनाएंगे और वही सड़क हमें बनाएगी। जैसी पॉलिसीज हम बनाएंगे, जैसे हम कदम उठाएंगे, जैसी हम चॉइसेस लेंगे, उससे हम भी डिफाइन होंगे। तो अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, हम अगले पड़ाव पे जा रहे हैं कि हमारा करंट स्ट्रक्चर क्या है, करंट हम पार्टिसिपेंट्स को कैसे देखते हैं। तो ये हमारे अनुभव रहे हैं। तो इसके तौर पे अमित जी, आप ये वीडियो प्ले करना चाहेंगे? थोड़ा सा लंबा वीडियो है, मुझसे मेरे साथ बिहेव करेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। Now, in the basic understanding of the basic method of calculation of Americans, you can stand there, you don't write and you repeat. Now, in the basic... Americans, you can stand there, you don't write and you repeat. Calculation of Americans, you can stand there. Right!
बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे प्रतिभागी की दशा को दर्शाता है। तो हालांकि ये सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर भारत सरकार द्वारा बनाया गया, उनके उसमें यूज होता है, लेकिन इसके कुछ कुछ पहलू यहाँ पे भी हैं। और अगर हम कल की बात को याद रखें, श्री पुल्लेला गोपीचंद जी ने जो कहा, हमारे माननीय कुलपति जी ने जो कहा कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर बच्चे को इंक्लूड करके चलें। इसलिए टाइटल भी इस प्रेजेंटेशन का है कि हम कैसे एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए अब एक क्विज टाइम पूछते हैं आपसे। अमित जी, आप। तो पहला सवाल है मेरा, आप चैट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, कि इज सक्सेसफुल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट इंडिकेटिव ऑफ एमर्जेंट एबिलिटी एट अ लेटर स्टेज? तो अगर इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक सक्सेसफुल प्रोग्रेशन हो रहा है, चाहे हम किसी खेल की बात करें या व्यक्ति की बात करें, तो क्या ये सही इससे पता चलता है कि इस बाद में कोई एबिलिटी एमर्ज होगी कि नहीं? ओके, आंसर्स। Yes, true, yes. True, 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 true. Yes, yes. True, true, yes, yes, yes. So most of them are saying yes or true. तो अमित जी आगे अगर आप पढ़ाएंगे तो ये एक और सवाल आता है, तीनों के आंसर्स मैं आपको बाद में एक साथ दूंगा, कि क्या हमारा डज अ मेरिट बेस्ड सिस्टम, पिरामिड सिस्टम दैट इग्नोर्स साइको सोशल फैक्टर्स, क्या ये पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करता है आने के लिए? Yes or no? The first one goes no, no, then yes, yes, then no, 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 yes, 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 no, no, no. So it's a mix of answers. Yes, no, yes, no, yes, no. तो मुझे लगता है नो ज्यादा आ रहे हैं तो नो मान लेते हैं। अगला Yeah. सवाल अगर हम देखें, Does current performance of a player represent his or her ability? Subjective nature of talent assessment procedures, do we need to look at them or ignore them? Maybe people are typing. Ignore the first answer. So every one of you either type ignore or accept. No, ignore, ignore, no. तो No, 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 no. अच्छा, there is a request to. मैं हिंदी में बात करता हूँ। तो तीसरे सवाल के ऊपर सबका मत एक ही है, सब लोग ना बोल रहे हैं कि नहीं, करंट एबिलिटी से फ्यूचर एबिलिटी का नहीं प्रेडिक्शन कर सकते। तो अच्छा, बाकी सवालों के ऊपर हमारे बड़े मिले जुले आंसर आए, यस और नो।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रियलाइजेशन है हम सबके लिए कि एक ही टॉपिक के ऊपर हम सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, हम एक ही पहलू को अलग अलग मुद्दे से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम और थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करें और इवन जैसे पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करें, तो पहला जो सवाल है वो एक तरह से प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्शन। तो हम बोलेंगे कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते। क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 10 साल का बच्चा जिस तरह से आज खेल रहा है वो 10 साल के बाद कैसे करेगा? जैसे अमित जी ने कल बोला, क्या 24 साल की साइना नेहवाल जो एक्टिविटी कर रही है, क्या हम 12 साल की बच्ची को उसका आधा करा सकते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्शन है। तो इसमें यस और नो नहीं है, कहीं पे आंसर जो है वो कहीं बीच में लाई करता है। विल हैव टू सी, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन एज वी वर्क ऑन द पॉलिसी। सिमिलरली सेकंड जो फैक्टर है, जनरली इस पे सबने ना बोला, मैंने आंसर लिया, कुछ लोगों ने हाँ भी बोला, ये एक प्रॉब्लम ऑफ पार्टिसिपेशन पोज करती है सबके लिए। क्योंकि अगर हम इन फैक्टर्स को इग्नोर करेंगे, साइकोसोशल फैक्टर्स को, तो हमारा पार्टिसिपेंट शायद नहीं आएगा, राइट? इसके एग्जांपल्स हम आपसे आगे चलते हुए शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें हमने एंड में पार्टिसिपेंट डेवलपमेंट मॉडल के एग्जांपल भी दिए हैं। सिमिलरली थर्ड जो पर्सपेक्टिव है, किसी भी स्टेज प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल, हाउ कैन वी रियलाइज इट? आई थिंक जो कल जैसे अमित जी ने भी बात की, गोपीचंद जी ने भी बात की कि करंट एबिलिटी से हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एज आई सेड, लेकिन क्या इज दिस द ओनली फैक्टर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ टैलेंट? तो समूल रूप से अगर हम देखें कि हमारे अनुभव रहे हैं, इनफैक्ट अमित जी आपसे और डिटेल में शेयर करेंगे कि जो यंग टैलेंट कई बार आइडेंटिफाई हुए हैं, इनफैक्ट हमने एक रिसर्च भी किया कि जो हमारे जूनियर चैंपियंस थे वो कभी भी जाके सीनियर चैंपियंस नहीं बने। ये बैडमिंटन में और टेबल टेनिस में डेफिनेटली हमने रिसर्च करके पता किया, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे एडल्ट एलीट परफॉर्मर्स जो थे वो स्टैंडर्ड टैलेंट पाथवे के थ्रू नहीं आए। वो जैसे अमित जी ने बोला कि कभी कोई मेडल निकल गया, कभी कुछ निकल गया। तो ये पर्टिकुलर मोमेंट पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रतिभागी की नेचर क्या है, हमारे पार्टिसिपेंट्स किस टाइप के हैं, और रह के हम आपको एक ही चीज की तरफ इग्नोर पॉइंट आउट करेंगे कि हमारा ब्रॉड बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रॉड बेस की जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी उसको प्रमोट करने के लिए होने चाहिए, ना कि उनको कट करने के लिए। जैसे इससे पहले की एक स्लाइड में अमित जी ने बताया कि पिरामिड सिस्टम में हम अपने लोगों को निकालते जाते हैं। ग्रास रूट में अगर हम मान लीजिए 1 लाख बच्चे का बात करें, तो उसमें से सिर्फ 1000 बच्चा आगे कंपटीशन खेलने जाता है। 1000 बच्चे के ऊपर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे 1000 में से 100 जाता है। तो बाकी जो 90,000, 99,000, 9,000 हर स्टेज पे निकल रहे हैं, ये हमारे सिस्टम से एक्सक्लूड हो रहे हैं, इंक्लूड नहीं हो पा रहे। हम जी आगे चलेंगे। तो अमित, आप अब हमें एक बार शेयर करिए नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको एक और चीज डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि अमित नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। इसमें थोड़ा ऐड करूंगा पंकज जी कि हमारे जो पॉलिसी मैटर्स में अगर हम इसको लिंक करें तो ये तीनों बहुत मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्शन, जहां हम 10, 12, 13 साल में असेसमेंट के जरिए सोचते हैं कि हम या प्रोग्रेशन से प्रिडिक्ट करते हैं कि ये आगे जाके चैंपियन बनने वाला है। पर जो पूरे वर्ल्ड का डाटा है उसमें ऐसा है कुछ 86% ऑफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन डोंट बिकम सीनियर चैंपियन, ऐसा वर्ल्ड का डाटा है। तो प्रेडिक्शन एक पार्ट है। दूसरा, आपने बिल्कुल सही बोला, पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारे जैसे कंट्री में पार्टिसिपेशन इज बेस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, एंड दैट अफोर्डेबिलिटी कम्स टू सपोर्ट इफ यू आर मूविंग हायर इन द पिरामिड स्ट्रक्चर। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हो तो आपको कोई पैसा दे देगा, आप पार्टिसिपेट कर लो स्पोर्ट में जाके। और तीसरा पार्ट है कि पोटेंशियल वाला, कि अगर हम पोटेंशियल का बात करें तो हमारे जो इवन स्टेट एथलीट है, नेशनल एथलीट्स है, क्या वो वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल है? शायद वहां पर भी हम पूरे तरीके से फुल प्रूफ नहीं कर पाए। तो तीनों प्रॉब्लम सिस्टम का एक हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसको थोड़ा अगर हम थोड़ा लाइटर टोन में अगर बात करें, तो हमारी टैलेंट हंट अप्रोच कई दफे कैसी है मास लेवल पे? तो या तो हम शूटिंग स्टार्स की तरह हम देख रहे हैं कि आसमान में कोई तारा टूटेगा और देश के लिए चमकेगा। इसी तरह से आप सब लोगों ने अकबर बीरबल की कहानियां तो सुनी होंगी। तो उसमें एक कहानी में जैसे आता है कि
कैसे एक व्यक्ति हांडी ऊपर है और आग नीचे चल रही है, इतनी दूर से खाना पका रहा है। तो हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया कि होल्डिंग द फायर अवे फ्रॉम द अनकुक्ड ग्रेन्स। या तीसरी एक और स्टोरी आती है कि जिसमें एक व्यक्ति घोड़े पे जा रहा है और सिर पे सामान उसने रखा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं घोड़े को सामान लादना नहीं चाह रहा था। क्या अननोइंगली हमने अपने टैलेंट्स के ऊपर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा डाल दी हैं? तो क्या हमारे कई दफे 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कई बार उनसे हो जाती हैं जिससे टैलेंट आगे नहीं बढ़ता? ये सब चीजें रिफ्लेक्शन है जो हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा प्रतिभागी का, पार्टिसिपेंट का नेचर कैसा है। एक और स्टोरी की जैसे बात आती है, उसमें देखते हैं कि एक व्यक्ति की चाबी गुम जाती है तो वो एक लाइट के नीचे ढूंढ रहा है, लेकिन चाबी उसकी कहीं और खोई होती है। तो क्या हम सही जगह पे टैलेंट ढूंढ रहे हैं? क्या सही तरीके से हम इन स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, क्या हम इनको प्रॉपर्ली एड्रेस कर पा रहे हैं? तो ये एक हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनफैक्ट इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं अमित जी से शेयर करूंगा कि क्या आप हमारे प्रतिभागी विकास प्रणाली में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं हमारे, उनको समझाने की कोशिश करें हमें। थैंक यू पंकज। तो जो पंकज ने डिस्क्राइब किया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है रिलेशनशिप, और बहुत बार ऐसा होता है कि टैलेंट हंट यहाँ पे हो रहा है बट टैलेंट दूर बैठा हुआ है, और क्योंकि टैलेंट हंट के लिए हमने एरिया डिफाइन कर दिया, इस एरिया में जो आया वो टैलेंटेड है। दूसरा एक बहुत कॉमन इशू मिलता है कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकती है इवन टैलेंट ट्रायल देने के लिए। और ये मैं बहुत इंफॉर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ, हमारे जो बहुत रूरल गेम्स है उसमें ऐसा बहुत कॉमन इशू देखने को मिलता है। तो जो रिसर्च थी इस एरिया की, उसने सिंप्लीफाई किया इन 3 चीजों को कि सबसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रतिभागी के, पार्टिसिपेंट के। पहला फैक्टर है साइकोलॉजिकल, दूसरा फैक्टर है बायोलॉजिकल, और तीसरा है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। कि ये तीनों फैक्टर मिलके इम्पैक्ट करते हैं किसी भी पार्टिसिपेशन का बिहेवियर, और उस पार्टिसिपेशन बिहेवियर को हम फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से अलाइन कर सकते हैं थ्रू आउट स्पोर्ट्स पॉलिसीज। बट ये हमारे एक तरीके से हमारे आईना है एक सोसाइटी में देखने का कि वहां का बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का बात करें अब आप देखिए अपने नॉर्थ ईस्ट वालों का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू अपना जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, नीचे और स्टेट में, तो जो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस स्टेज है, हर जगह की जीन्स और हार्मोन्स डिफरेंट है, हर जगह का खाना पीना अलग है, और एनवायरमेंटल फैक्टर अलग है, और उसके कारण उनका एनाटॉमिकल, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर और मेटाबॉलिक ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या वेरिएशन होता है। और ये फैक्टर ये डिफाइन करते हैं कि उस एरिया का जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो कैसे इवॉल्व होगा, और वो उस एरिया के एक तरीके के ट्रेड्स को डिफाइन करता है। तो जब बायोलॉजिकल फैक्टर का बात करें तो बहुत जगह ऐसा देखा गया कि हम उसको किसी को एंडोर्स नहीं करें, पर ऐसा रिसर्च बोलते कुछ तरह के जीन्स कीनिया में, जमैका में कुछ स्टडीज सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करती हैं। बट बायोलॉजिकल फैक्टर को एक समय पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था, और एक छोटा सा वीडियो है इससे लिंक करने के लिए। dazzles and you look at talent and say, wow, I wish I could be like that. And yet you find that excellence is not about talent alone. Dazzles and you look at talent and say, wow, I wish I could be like that. And yet you find that excellence is not about talent alone. In fact, a major part of excellence has nothing to do with talent. And in course of time, once you go beyond a certain level, ability or talent is the most useless virtue to possess. It's what you do with that talent that matters. And that's why he used a word, Mukesh used a word that I love, attitude.
beyond a point, it is attitude that counts for far, 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 far more than talent. Because talent breeds an ego. And talent never solves problems beyond a point. And I was fascinated by something that Sandy Gordon said when we were doing a program together. Because I had seen a lot of young cricketers, extremely talented, who the moment they faced a roadblock did not know what to do. Because they had never had to struggle to succeed. They always used their talent to succeed. And Vinod Kambli is an example of that. The moment Courtney Walsh bounced him in Bombay, he was 22 years old. Was he? Yeah, he was 22 years old then. In 1994, he was 22 years old. Didn't know what to do, did not play a test match after that. His last test match was when he was 22 years old. Just did not know how to play the bouncing ball because talent had solved everything for him before. In the Australian Army, when they are, and this is something that doesn't come from sport, but it's something a sports scientist told me, that when they're building an elite core team, they look at your career record, your track record, and if you've never failed, they don't pick you. They don't pick you because they say, if this man experiences failure, will he know what to do? They pick people who failed and bounced back. And that is where your attitude comes through. And I mean, let's look at excellence. What is excellence about? It's about being in the top 10% in your profession. I mean, I know I'm talking to people who want to be in the top 1%, but there are a lot of ordinary people around us around. So let's say top 10%. Can talent take, is talent important when you get to be in the top 10%? I mean, everybody in the top 10% will have the same talent, right? So what's your USP? It's what you do with the talent that counts. And unfortunately in our sport, and I think in India as a nation, we're dazzled by talent a great deal. I found that beyond a certain time in sport, as indeed in broadcasting, that your work ethic and your attitude counts from far, far more than talent. I mean, Tendulkar is a prime example. I think that was just to show that from that only US is talented in some sport, or even Kenya is talented, or somebody else. So there was a need about the psychological domain, which talk about the mental skills around goal setting, attitude, emotions, desires. Again, here we're not trying to give psychological solution, trying to give the bigger picture. There's a biological factor है, पर उसको complement करने के लिए psychological domain is the second domain, which could have a lot of other similar factors. Pankaj, you want to touch upon these social factors? Sure. तो अभी हम इन सब वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स हमारे पार्टिसिपेंट्स को, तो फिर से एक बार समराइज करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अभी पार्टिसिपेंट के ऊपर देख रहे हैं, प्रतिभागी के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिसी प्रतिभागी, उसकी जो सबसे छोटी इकाई किसी भी स्पोर्ट की, किसी भी फ्रेमवर्क की, वो प्रतिभागी है. तो सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर हम स्पोर्ट्स पे ही स्टिक करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके घर से जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना या एग खाना उतना प्रमोट नहीं किया जाता है, तो जब वो एकेडमी में उनको रिकवरी के लिए कई बार डाइट चेंजेस होते हैं, तब इश्यूज होते हैं. तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें कई दफे पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ती हैं, सिस्टम्स डिजाइन करने पड़ते हैं. तो इन सब फैक्टर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट है हम कैसे अपनी, सिमिलरली फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अमित जी ने बताया, इवन क्या हमारी मास पॉपुलेशन उस स्पोर्ट को अफोर्ड कर सकती है. आई थिंक हमारे लिए खो खो कबड्डी खेलना मास पॉपुलेशन के लिए बहुत ईजी है कंपेयर टू अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करें जिनका एक्सपेंडिचर ही मंथली लेवल पे बहुत ज्यादा है. सिमिलरली सोशियो इकोनॉमिक का मैंने बात किया, एक अनुभव हमारा जैसे दुती चंद के साथ हुआ था, अमित ने बहुत क्लोजली काम किया दुती चंद जी के साथ, तो वो एक पर्टिकुलर दिन फास्टिंग की वजह से नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती हैं, तो उनकी रिकवरी में इशू होता है. तो उन सब चीजों को ध्यान रखना, माइन्यूट लेवल पे प्लानिंग करना, डिटेल लेवल पे करना, सिमिलरली जेंडर इश्यूज उनको ध्यान में रखते हुए करना, क्या हम डाइवर्सिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं. तो ये सब फैक्टर्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना, इससे पहले कि हम पॉलिसी डिसाइड करें, इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि हमें फोकस कहाँ करना है एज अ ग्रुप, क्योंकि पॉलिसी किसी भी प्रांत, देश या एक स्पोर्ट के लोगों के ऊपर को मानना होगा उसको. आई थिंक जैसे पंकज ने बोला कि अगर आप सब पे अप्लाई करें कि आपकी जो एंटिटी लास्ट है उसको ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हुए आए हैं आपके पार्टिसिपेशन को, बिहेवियर को,
आपकी फैमिली, सोशल इकोनॉमिक, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, किस जगह पर रहते हैं, आपका जेंडर, एथनिसिटी और आपके पीयर्स, ये आज आपको डिफाइन कर रहे हैं, जो एक सबसे छोटी और सबसे क्रिटिकल इकाई है स्पोर्ट्स पॉलिसी की। पॉलिसी इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो अगेन गोइंग बैक टू दैट पार्ट की, चाहे बायोलॉजिकल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, these are all linking back to all of you, me, पंकज, everyone, जो इस देश में स्पोर्ट्स पॉलिसी को अपने लिए यूजफुल करना चाहता है। इन्हीं सबको समझते हुए फिर अगला जो पड़ाव आता है वो हमारा आता है कि फिर पाथवेज क्या निकलते हैं। तो फिर क्या आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इस सबका फिर मतलब क्या है, इसको कैसे समझने की जरूरत है। तो फिर इससे हमारे ये जो अमित जी दिखा रहे हैं, इन सब फैक्टर्स का एक समागम होके हमारे 3 तरह के पाथवेज निकलते हैं। पहला है एलीट रेफरेंस एक्सीलेंस। हो सकता है कोई व्यक्ति एलीट लेवल पे, जैसे हमारे द्युति चंद है, वो एलीट लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। दूसरा पाथवे हमारा निकलता है पर्सनल रेफरेंस एक्सीलेंस। कल मैंने 100 मीटर 15 सेकंड में भागा था, आज मैं 14 सेकंड में भागूंगा, बिल्कुल पर्सनल। तीसरा पाथवे निकलता है पार्टिसिपेशन फॉर वेल बीइंग। तो हम अपनी पूरी प्रतिभागियों को, पूरी पॉपुलेशन को इन 3 पाथवेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कल मैंने फिजिकल लिटरेसी टच किया था, जो बेसिक मूवमेंट कॉम्पिटेंस है, ये हमको फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल लिटरेसी दे, ताकि हम सब मूवमेंट्स को लेके पॉजिटिव हों, मूवमेंट्स को लेके कंफर्टेबल रहें। और उसके बाद हमारे पास 3 रास्ते हैं। जो एलीट रूट से जाना चाहते हैं उनको एलीट में जाना है, इसको मुझे स्टेट से रिकॉर्ड तोड़ना है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है, उनका रास्ता है, उस रास्ते के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए उनको। दूसरा है पर्सनल रेफरेंस एक्सीलेंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल होगा आपके मैराथन रनर्स, कि मैं अहमदाबाद मैराथन में 2 घंटे में भागा था, अब 1 घंटे 58 मिनट में सूरत में भागना है। तो उसको उससे मतलब नहीं है कि कीनिया का जो मैराथन का वर्ल्ड चैंपियन है वो कितने टाइम पे भाग रहा है। पर्सनल रेफरेंस एक्सीलेंस, मैं अपने आप को बेटर करूंगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी और उस पे मैं कंटिन्यूसली चलता रहूंगा। और तीसरा है पार्टिसिपेशन फॉर वेलबींग, जो फिजिकल लिटरेसी है, कि जहां पर पार्टिसिपेशन इसलिए है कि मैं हैप्पी रहूं, हेल्दी रहूं, फिट रहूं। तो इस अगर हम प्रतिभागी को देख के चलेंगे तो हम 3 तरह के रास्ते उनके लिए दे सकते हैं पॉलिसी के थ्रू। तो बिल्कुल सही बोला अमित जी ने। तो अगर हम इस सबको समराइज करें, अमित जी नेक्स्ट स्लाइड पे आप जा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इस सबको हम समराइज करें तो पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट मॉडल होता क्या है, जो हमने पिछले आधे घंटे से हमने बात किया है इस सब के बारे में। तो ये एक सेंट्रल फीचर है कोचिंग फ्रेमवर्क का। पार्टिसिपेंट को समझना बहुत जरूरी है, इसके बेसिस पे ही कोचिंग फ्रेमवर्क होगा। इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमें ग्रास रूट पे कितने कोचेस चाहिए, इंटरमीडिएट में कितने कोचेस चाहिए, एलीट लेवल पे कितने कोचेस चाहिए, हमारा फ्रेमवर्क कैसा होगा। और जरूरी नहीं है कि एक देश का एक फ्रेमवर्क है तो दूसरे देश का भी वैसा ही होगा, अलग अलग हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम यूके में देखें तो यूके में कुछ 28,000 कम्युनिटी कोचेस का नंबर आता है। सिमिलरली अगर हम जर्मनी की तरफ देखें, बहुत छोटी पॉपुलेशन है लेकिन ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब पार्ट टाइम कोचेस की बात आती है। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को नॉर्म बनना जरूरी होगा किसी भी फ्रेमवर्क में, किसी भी सिस्टम में, पॉलिसी में। ये एक बहुत अहम हिस्सा है। दूसरा पहलू जो निकल के आता है कि कोई भी पॉलिसी, फ्रेमवर्क, सिस्टम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट से उसको गुजरना होगा और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए एट रेगुलर बेसिस। और जो चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है, टेक डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंस इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। हमें डेवलपमेंट एक्सीलेंस को है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में उसका मतलब निकाल के हमारी पॉलिसी को उस पर फोकस करना होगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये कि परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन, सिर्फ परफॉर्मेंस की ही बातचीत ना हो, पार्टिसिपेशन की भी बात हो। इसमें एक सिनर्जी जैसा रिलेशनशिप रहेगा। अगर लार्जर लेवल पे हम देखें, अगर हम जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन प्रमोट होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस इवॉल्व होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटीग्रेटेड जॉइंट अप थिंकिंग हो और पॉलिसी and practice need immediate revisions and future changes be driven by research. It all has to be research driven so that continuous evaluation is also independent evaluation and
done on regular basis in a logical manner. तो यहाँ पे अगर हम इसको एक सेंटेंस में लिखें तो we need a athlete centered and coaches led participation support system. किसी भी स्पोर्ट लेवल की पॉलिसी का LTAD का मूल सिद्धांत, LTAD का जो मूल आउटकम किसी भी प्रांत के लिए, देश के लिए, वो ये कि क्या हम अपने एथलीट को जानते हैं, क्या हम अपने, चाहे वो गुजरात है चाहे भारतवर्ष है, उसमें चाहे स्पोर्ट की बात करें चाहे मास लेवल की बात करें, हम क्या उनको जानते हैं और उनके लिए हमें कैसा सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। और उस सपोर्ट सिस्टम में भी सबसे अहम सपोर्ट सिस्टम है हमारे व्यायाम शिक्षकों का, कोचेस का। कैसा सिस्टम चाहिए? जैसे कल किसी ने सवाल उठाया, माननीय कुलपति सर से पूछा कि रिक्रूटमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर का कब होगा। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर व्यायाम शिक्षक नहीं होगा तो बच्चों को अनुभव कैसे मिलेगा। इसको सिर्फ एक छोटा सा ऐड करूंगा कि सिंपल भाषा है कि पूरा स्पोर्ट्स पॉलिसी कुछ भी नहीं है, शिक्षा के गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है। जहां पर खेलने वाले लोग हैं उनको एक गुरु चाहिए, या गुरु किसी नए जगह गया, उसने अपने शिष्य बना लिए जो स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो इस पूरे के पूरे जो सिस्टम का पिलर है वो व्यायाम शिक्षक या कोच है। और आप एक्सप्लेन करोगे इसको स्टेज? हाँ, तो इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने मॉडल्स शेयर किए हैं, किस किस से हमने, तो वर्ल्ड वाइड सारे मॉडल्स का रिसर्च स्टडी करके, तो अल्टीमेटली जो क्रक्स निकल के आता है, जो अगली स्लाइड अमित जी दिखा रहे हैं, कि हमें जरूरत है, और इवन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से जरूरत नहीं, ये अनिवार्य है कि हम अपने, हमारी जो सबसे छोटी इकाई है, बच्चे से शुरुआत करें, तो उसको हम एक्टिव स्टार्ट मिले। तो फिजिकल लिटरेसी जैसे अमित जी ने कल कॉन्सेप्ट दिया, वो तो लाइफ लॉन्ग है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसे हों कि हमारे बच्चे को एक्टिव स्टार्ट मिले। जब धीरे धीरे जब वो बड़ा हो, उसको फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस किया जाए, फंडामेंटल्स का उसको माहौल मिले, उसको गुरु मिले जो उसको वो सिखाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इवन थर्ड स्टेज भी छुटपन में ही आती है, जब ट्रेनिंग, लर्न टू ट्रेन शुरू होता है, जब बच्चे धीरे धीरे कोई भी एक्टिविटी को एंगेज होना चाहते हैं, तो फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट होती है। फिर उसके बाद यही व्यक्ति अलग अलग रास्तों पे जा सकता है। यही व्यक्ति एलीट जो छोटा ट्रायंगल है उसकी तरफ जा सकता है, जिसमें वो LTAD की डिफरेंट स्टेजेस डिस्क्राइब की गई हैं, ट्रेन टू ट्रेन, ट्रेन टू कम्पीट, ट्रेन टू विन। तो अगर हम सिंधु का एग्जांपल लें तो वो एक्टिव स्टार्ट के बाद वो ट्रेन टू विन में चली गई एलीट में, लेकिन बाकी व्यक्ति जो हैं वो कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ या एक्टिव फॉर लाइफ जोन में चले गए, जो हमने पाथवेज की भी बात की थी। तो किसी भी पॉलिसी को इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के ऊपर कार्य करना, फोकस रखना बहुत जरूरी है। इससे ही हमारे सिस्टम का, हमारे देश का, हमारे सबका सक्सेस है। और मैं चैट बॉक्स में लिंक भी कर सकता है पंकज। देखो, जो फर्स्ट है ट्रेन टू ट्रेन कम्पीट, ये आपका एलिट एक्सेलेंस रेफरेंस है, एलिट रेफरेंस है। कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ है ऐसे लोग जिनको कंपटीशन पसंद है, रिक्रिएशन लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सेल्फ रेफरेंस पाथवे होगा, और लास्ट वाला पार्टिसिपेशन पाथवे होगा। बिल्कुल सही है। तो किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भी है कि हमारा जो सिद्धांत होना चाहिए किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, रविंदर जी ने भी कल जो सवाल पूछा था उसका यही जवाब है कि हमें बैठ के प्रॉपर रिसर्च एंड लॉजिकल वे में रिसर्च करके, हमें अपने प्रतिभागी को समझ के, उसके बाद फिर हमें अपने रिसोर्सेज को डेडिकेट करना होगा। दैट वहां से हमारी स्ट्रेटेजी निकलेगी कि हमें क्या करना है। जैसे अगर आप आगे जाएंगे, अमित जी दिखाएंगे आपको, हमने PDM के काफी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे अमित जी, आई थिंक इंग्लैंड का एग्जाम्पल है कि टेनिस एसोसिएशन ने अपने लिए टारगेट लिया, इंग्लैंड गोल्फ एसोसिएशन का। हाँ, एक मुझे टेनिस का एग्जाम्पल ध्यान आता है कि उन्होंने अपने लिए गोल लिया कि हम हर व्यक्ति को टेनिस का अनुभव देना चाहते हैं, और हमारे नंबर ऑफ कोचेस ग्रासरूट लेवल पे उतने होंगे कि अनुभव दे पाए। तो उससे वहां से नंबर डिसाइड होगा, वहां से डिसाइड होगा हमारी लर्निंग नीड्स डिसाइड होंगी, हमारे कोच डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमारे पार्टिसिपेंट को जैसे हम देखते हैं वैसे ही हमारा कोच डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होगा। अगर हमने पार्टिसिपेंट को सिर्फ कंपटीशन की तरफ से पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे कोचेस सारे एलीट ही होंगे, तो हम ग्रासरूट पे फोकस नहीं दे रहे। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं LTAD से निकल के, जो कि PDM के एग्जांपल्स हैं।
जो जी पंकज, इसको टच कर सकते हैं हम कि देखिए कि दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर हर इंसान को हम बचपन से साथ लेके चले, हर बच्चे को, और एंड तक साथ में रखा। तो वो जर्नी शुरू से लेके एंड तक हमने किसी को छोड़ा नहीं स्पोर्ट्स से। पाथवे क्या, स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए कर लो, अपने कंपटीशन के लिए कर लो, या मेडल के लिए कर लो, तीनों ऑप्शन लेके चले। और जितना बड़ा ये स्फीयर है, अगर हम कोच डेवलपमेंट इस पे इम्पोज करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे बड़ा बकेट है चिल्ड्रन। आप रेक्टेंगल देखेंगे तो सबसे बड़ा पिलर क्या होना चाहिए? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ पर शिक्षक है। फिर ट्रेन टू ट्रेन और ट्रेन टू कम्पीट के लिए अपने डीएलएसएस टाइप के कोच चाहिए जो उनको ट्रेनिंग कराएं स्पोर्ट्स में। ट्रेन टू विन के लिए हमको कुछ हाई परफॉर्मेंस कोच चाहिए जो लोगों को कम्पिटिटिव फॉर लाइफ रखे। उनके लिए हमको ऐसे कोच चाहिए जो अडल्ट्स को अच्छे गेम करा सके, एंजॉय करा सके। और जो पिंक वाला एरिया, उसमें हमको फिटनेस ट्रेनर चाहिए। फिटनेस ट्रेनर चाहिए, वो योगा कराएं, रनिंग कराएं। तो कोचिंग का भी जो पूरा लिंक है वो पार्टिसिपेंट से लिंक होना चाहिए। अमित जी ने ये टच किया कि कैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी पॉलिसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, पार्टिसिपेंट और उसके गुरुज। अमित जी, मेरे ख्याल हम कुछ सवाल ले सकते हैं, इसको तो क्विकली समराइज कर देते हैं, आप क्विकली टचअप कर दीजिए। टाइम अभी कितना बचा है हमारे पास? निसर्ग जी, So we are 4 and 4 and we still have 15-20 minutes. ओके We can Okay. then cut short our question answers and we can wrap it the question answer fast. So you can cover this thing as much you can, sir. Please. Sure. Thank you. Okay. तो जैसे अमित जी ने बताया, ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है, गुरु और शिष्य की। तो अगर आपका रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होगा और आपका स्ट्रेस भी बहुत हाई होगा तो वो हाई परफॉर्मेंस रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम एलीट एथलीट्स की बात करें तो उसमें प्रेस और केयर, दो चीजों की बात होती है। कितना लोड डालना है प्रेस को, आप वो समझ लीजिए, और केयर भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगा। तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई पॉलिसी सिस्टम स्ट्रक्चर बनाएं, और उसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली जो अमित जी ने अभी दिखाया कि ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू कम टुगेदर। ये जो पूरा चक्का है, ये जो गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स के सारे चक्के जब तक वेल ऑयल्ड नहीं होंगे, और स्पेशली इसके जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट और हमारे कोचेस, मतलब हमारे व्यायाम शिक्षक, हमारे जब हम कोचेस बोलते हैं तो व्यायाम शिक्षक भी उसमें हम मान के चलते हैं। तो व्यायाम शिक्षक से लेके ग्रास रूट से लेके इंटरमीडिएट एलीट सारे इंक्लूडेड। तो इनके ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप से हमारा सिस्टम बहुत स्मूथली चलेगा। हम एज ए रेफरेंस एक एपी का स्पोर्ट्स पॉलिसी आपसे शेयर करेंगे कि हम लोगों ने जो आपसे कल बात किया फिजिकल लिटरेसी का, और पार्टिसिपेंट को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी बनाने का प्रयास किया। और काफ़ी हमें ओपन अपॉर्चुनिटी भी मिला कि अलग अलग चीज़ हम शेयर करें उन लोगों से। उसके कुछ मेन पॉइंट आपसे यहाँ शेयर कर रहे हैं कि जब शुरू में पॉलिसी बनती है तो ऐसा बात होता है कि ग्राउंड के लिए कितना बजट दिया, कितने ग्राउंड बने, अकेडमीज बने, और कैश प्राइस कितना मिलेगा। तो दो चीज़ों सबसे पहले जिक्र होता है। कैश प्राइस 50 लाख से 70 लाख हो गया, 70 लाख से 80 लाख हो गया, या सेंटर कहाँ बनाया जाए। ऐसा दो चीजें पहले से सिस्टम में थी। वो पहली ऐसी पॉलिसी थी जहां पर 3 गोल्स रखे गए। परफॉर्मेंस फॉर मेडलिस्ट, गुड परफॉर्मेंस बाय द एथलीट, increase participation by the whole state, and while increasing participation, health and happiness of all the citizens। और जो 6 पिलर बनाए गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, प्रोसेसेस, एथिक्स, टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन। तो इनको इसका ट्रैक लगाया गया कि 6 लेन्स पे पैरेलल जब हम लेके चलेंगे तो फिनिश लाइन पे हमें ये 3 चीजें मिलेंगी: हेल्थ, हैप्पीनेस, पार्टिसिपेशन और एनहांस परफॉर्मेंस।
ये हमने पहले भी जिक्र किया था, LTAD मॉडल का सिंप्लीफाइड वर्जन था स्टेट के लिए कि सब बच्चों को व्यायाम शिक्षा मिलना अनिवार्य होना चाहिए। अब जो कल बात हुआ अर्जुन सर से कि चाहे पी टीचर का स्कूल में अवेलेबल होना, कम्युनिटी में कोई बच्चों को खिलाने के लिए होना, वो इंश्योर करेगा कि ऑल चिल्ड्रन, कि सारे प्रतिभागियों को ऑप्शन मिले खेलने का। उसमें से जो कंपटीशन रूट लेना चाहें उसके लिए हमें यहाँ पर कोचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कोचेस का। कोचेस या शिक्षक जो है, जो उन बच्चों को स्कूल में रिक्रिएशन से हायर लेवल पे लेके जाएं। और एक बहुत बड़ा मास जो अडल्ट्स का है, उसके लिए सब लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस मिले बचपन में फिजिकल लिटरेसी का कि वो लाइफ लॉन्ग अडल्ट्स भी एक्टिव रहें। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है कि 3 डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स को मिलके स्पोर्ट्स को देखना पड़ेगा, वरना इसका पूरा पिक्चर हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समराइज कर रहे हैं, जो आप पॉलिसी में 3 चीजें हमेशा देख सकते हैं। दैट राइट टू प्ले एंड राइट टू परफॉर्म फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को खेलने को मिले और उसको जो पसंद हो उस पर वो परफॉर्मेंस भी कर पाए। परफॉर्मेंस मीन्स आपका कंपटीशन, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज। जो उसमें से सीरियस एथलीट है उसको मिले राइट टू परफॉर्म एंड राइट टू पीक, कि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाए, अपना बेस्ट दे पाए। तो उसके लिए जो सिस्टम का सपोर्ट चाहिए वो उन एथलीट्स को मिले। और जो पूरा हमारा राज्य है, हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन, ऑल सिटीजन एक्सपीरियंस स्पोर्ट एज पर देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी, कि वो लोग भी स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करें। ये एलटीडी फ्रेमवर्क हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विल जस्ट फॉर टू समराइज हियर कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने के लिए आप हर स्टेट का अलग बन सकता है, स्पोर्ट्स का अलग बन सकता है, पर हमको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है इंडिविजुअल। वो 3 चीज करना चाहते हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं या पीक करना चाहते हैं, या उनको एक्सेलेंस चाहिए, सेल्फ एक्सेलेंस चाहिए, या वेलबींग के लिए पाथवे चाहिए। और पॉलिसी मैटर में इन्हीं 3 चीजों का ध्यान रखना है। राइट टू पार्टिसिपेट हैज टू बी फॉर ऑल द सिटीजन्स। अगर वो पॉलिसी जो राज्य के हर सिटीजन के लिए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और रेगुलरिटी के लिए जो प्रयास करेगी, तो राइट टू पार्टिसिपेट की प्रॉब्लम हमारी एड्रेस होगी और उससे हम पॉलिसी को मैप कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो डांस है, चाहे वो आर्ट है, और जो इंटरेस्टेड है, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है हमारे प्रांत में, और जो अपॉर्चुनिटी है वो कितने टाइम तक कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे राइट टू परफॉर्म और राइट टू पीक, कि हमारे राज्य के जो बहुत ही फोकस्ड एथलीट्स हैं, जो राज्य को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, खेलो इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या उन एथलीट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी है ट्रेनिंग करने का, स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटीज का या बेस्ट कोचेस का, और उनके लिए ट्रेनिंग अफोर्डेबल है और वो कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये 3 चीज समराइज कर जाती हैं कि एवरी सिटीजन शुड पार्टिसिपेट, those who are interested, all those who are interested to perform should get opportunity. All focused top athlete should have the best opportunities to peak. These 3 lines summarize each and every policy about this sport. Thank you, Pankaj. Thank you for. Thank you, Amit. We have a lot of questions, I think. Thank you very much. That will help us. बहुत अच्छा आभार। स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर हमने 1 घंटे विस्तृत माहिती हमको मिली पंकज मार्कंडेय साहब और डॉक्टर अमित मालिक के पास से। काफी सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है। टू बी स्पेसिफिक हमारे पास 10 है। एक बहुत अच्छी सी कमेंट भी बीच में आई थी, जो एक कहीं ना कहीं सोचने लायक बात है कि हर जगह की स्पोर्ट्स पॉलिसी
वहाँ के एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, गेम उसके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ना ही ऐसा कि कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए उसको लेके हम सीधे कहीं पे इम्प्लीमेंट कर दें। तो आप दोनों तज्ञों से मेरी ये गुजारिश है कि इस बारे में हम लोगों को किस तरह से अवगत करा सके, ना अगर हम बड़ी सरकार के लेवल की पॉलिसी की बात न करें, सिर्फ हम लोगों की खुद की इंस्टीट्यूशन, खुद की यूनिवर्सिटी, खुद के क्लास उसकी बात करें तो कैसे हो सकता है? सर, एनी ऑफ यू सर। आई थिंक जैसे अमित जी ने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो हमने प्रतिभागी की बात की, पार्टिसिपेंट की बात की, वो तो छोटे से छोटे स्कूल, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें मौजूद हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन, अगर हम फर्ज कीजिए यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी अगर अपने सब पार्टिसिपेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को एंगेज करने का गोल रखती है, और मैं तो कहूँगा इससे भी आगे जाने का गोल रख सकते हैं, जिसमें कई दफे इंस्टीट्यूशंस में पेरेंट्स की एंगेजमेंट से स्पोर्ट्स डेज होते हैं, तो उनकी फैमिलीज को इंक्लूड किया जा सकता है। तो अगर ये जो हम आज बात कर रहे हैं, हम सब लोग इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, हम सब लोग स्पोर्ट्स का, खेल का, व्यायाम का पार्ट हैं। अगर हमें जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितनी नॉलेज होगी इसके बारे में, उतने अच्छे डिसीजन हम ले सकेंगे। जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया कि 6 नेत्रहीन व्यक्ति जब एक हाथी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो एक उसको रस्सी के समान समझता है, एक खंबे के समान समझता है। तो जैसे हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की बात करता है या कोई और प्रॉब्लम ले लेता है, लेकिन अगर हम मूल रूप से इन सब पक्षों को समझें, जो हमने अपने प्रतिभागी की बात की और गुरु की बात की, और इन दोनों को हम सपोर्ट करते हुए चलें, तो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, निसर्ग जी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने लिए एक ओवर आर्चिंग, होलसम, ऑल एंगेजिंग पॉलिसी बना सकता है और उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकता है, और आई एम श्योर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जी सर। अमित जी से बल्कि दरख्वास्त करूंगा, अमित जी ने एक बार रूरल गेम्स कराए थे, उसका अनुभव सबसे शेयर करें। उसका सर क्या? प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा सर। तो निसर्ग जी, हमने जैसे खेलो इंडिया जब शुरू हुआ तो हमको लगा कि खेलो इंडिया रूरल लेवल पे होना चाहिए। अभी 5,000 10,000 एथलीट खेल रहे हैं, पर खेलो इंडिया जब होगा जब करोड़ों बच्चे खेलेंगे। तो हम लोगों ने करीब 9 से 10 गांव में प्लान किया था ये इवेंट खेलो इंडिया के दौरान, और हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ बच्चे कौन सा गेम ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो उन्होंने बोला खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल, कि हमारे ये गेम अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उनको बोला कि आप जो पीई टीचर थे उनको एक्टिवेट किया कि आप ये गेम कराओ, 15 दिन का अपने अपने स्कूल में एक अच्छा कैंप लगाओ, सब बच्चों को कराओ, और उनको सिर्फ ये बोला कि आप ग्राउंड की मार्किंग कर दो। ग्राउंड की मार्किंग हो गई, एथलेटिक्स का ट्रैक भी छोटा सा मार्किंग हुई, स्कूल के बाहर बना दिया लेन डाल के बच्चों के लिए, और उससे बल्कि जो 50 मीटर का ट्रैक था वो डायगोनल था, ऐसा था। छोटा सा ट्रैक था तो डायगोनल 50 मीटर का। तो क्या हुआ कि उससे ना व्यायाम शिक्षक एक्टिवेट हुआ। उस व्यायाम शिक्षक ने अपने स्कूल लेवल पे उनको गेम कराया। उस गेम्स के बाद बोले कि चलो एक संडे को ये सारे लोग आके एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट करेंगे, और हमने लोएस्ट मनी करने का सोचा। तो हमने खाने के लिए बात की हैदराबाद जहाँ मैं बेस्ड हूँ, तो उन्होंने बोला सर एक थाली का 50 रुपया लगेगा। तो फिर हमने जो मिड डे मील वाला था स्कूल का, उससे बात किया कि भाई तुम राशन कहाँ से लाते हो। तो उसने बोला सर पूरे साल का राशन ऐसे इसी रेट पे आता है। तो हमने कहा कि कितना कॉस्ट पड़ता है, कितना बचा लेते हो। बोला सर 6 रुपए का थाली है, 5.5 कॉस्ट पड़ता है। तो अगर तुम्हें 10 रुपया पर थाली दे दो करोगे, तो सर मैं ऐसा खाना दूंगा बच्चे याद रखेंगे। सिस्टम क्या, तो उसी मिड डे मील वाले को हमने स्केल अप किया कि तुम खाना बनाओगे सबके लिए। फिर इशू आया कि बच्चे आएंगे कैसे। तो हमने गांव में ढूंढा पीटीस को, भाई अपने गांव में जो भी आपके ऑटो वाले हैं और जो थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनसे बात करोगे आप। तो उन्हें गांव के ऑटो वाले से ढूंढा, सर संडे को बच्चों को गेम के लिए लेके जाना है और हम सिर्फ पेट्रोल का पैसा दे सकते, बाकी अपने गांव के बच्चे हैं वो झंडा लेके खड़े होके अपने ऑटो पे लाते आएंगे, मेरे गांव के लोग जीतने आ रहे हैं।
और इस के जरिए जो हमने पर बच्चा कॉस्ट पड़ा था वो हमारा was not more than 30 रुपीस। उन्हीं के में, उन्हीं के एनवायरनमेंट में, और प्राइज जीतने के बाद छोटी चीजें कि हर बच्चे को प्राइज व्यायाम शिक्षक के साथ मिला था। तो प्राइज जीता तो वो प्राइज जीत के बच्चा ना जैसे प्राइज लेने आ रहा है स्टेज तो वैसे बोलता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रमेश सर सुपरस्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रमेश सर सुपरस्टार। तो वो सारे बच्चे गीत गाते हुए अपने व्यायाम शिक्षक के साथ, और वो मुझे आज तक याद है कि छोटा सॉल्यूशन ऐसा स्केल अप हो सकता है। उसी माहौल में एंजॉयमेंट भी किया उन्होंने, कंपटीशन भी किया, कैंप भी किया, खाना भी खाया, प्राइज भी लिया, बट सॉल्यूशन हमको लोकल करना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं, आप सब लोगों से शेयर कर सकता हूं, बैडमिंटन में मैंने कैलकुलेट किया था कि जो एक साल में एक बच्चे को खिलाने का कॉस्ट 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए चाहिए आपको बैडमिंटन खिलाने का एक साल बच्चे को, उसका टूर्नामेंट, टी शर्ट, आपका रैकेट, शटल्स। तो अगर वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है तो बैडमिंटन, शूटिंग जो हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनका अफोर्डेबिलिटी शायद 2% पॉपुलेशन को ही है। तो जो ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है ये मेरा 100% पॉपुलेशन कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या मेरे गुजरात से 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल आ जाए, बट मुझको क्या चाहिए, क्या मेरे गुजरात की 10% पॉपुलेशन बैडमिंटन अफोर्ड कर सकती है कि नहीं। इसलिए जो सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पंकज ने ऐड किया कि अगर मैं अहमदाबाद में स्कूल की बात करूं तो उनको ये देखना पड़ेगा कि मेरे स्कूल में मेरा प्रतिभागी कौन है, उनको क्या चीज इंटरेस्ट करती है, मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और लोएस्ट सॉल्यूशन पे मुझे एक ऐसा माध्यम, जो व्यायाम शिक्षक चाहिए, इतना क्रिएटिव चाहिए, ऐसा कोच चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों दोनों का मैरिज कर सके। ये इंफ्रा है, ये उनको चाहिए, उसी में आपने प्रोवाइड कर दिया, तो ये सस्टेनेबल है। ये सस्टेनेबल है, और वो वाला सस्टेनेबल नहीं है कि आप जो ओलंपिक लेवल एक्सेसिबल ही हमारे 2% पॉपुलेशन को है। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट कि इट आंसर्स की पॉलिसी किसके अराउंड बनना चाहिए। Yes, thank you, sir. Thank you very much. Quickly, move to some of the questions, sir. One question is from Nirmal Patel. Sir, how we can analyze and review the success of execution and implementation of these policies on ground level? पंकज, बहुत ही अहम सवाल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पॉलिसी बनाना और उसको ग्राउंड पे लेके इम्प्लीमेंटेशन करना, तो हमारा अनुभव उसमें ये रहा है कि आई थिंक किसी का कमेंट भी आया था कि बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। तो अगर हम इवन स्पोर्ट्स अथॉरिटी लेवल पे देखिए खेलो इंडिया का सक्सेस, फिट इंडिया का सक्सेस हमारे लिए अपने आप में एग्जाम्पल है, और ये सब पार्टिसिपेशन मॉडल की तरफ ड्रिवन है। फिट इंडिया अगर आप देखें तो टू आंसर योर क्वेश्चन, we need to develop those capabilities within our system. एक तरफ पॉलिसी बनाने में दिमाग लगाना, अच्छा पॉलिसी बनाना, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी डेवलप करना, ताकि अगर आप हमारी लास्ट स्लाइड याद करें तो उसमें हमने दिया था कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एसजीएसयू जैसे इंस्टीट्यूशंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स के लिए समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपके यहाँ जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो उसका रिक्वायरमेंट बहुत रहेगा टू क्रिटिकली एनालाइज की क्या हमारे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हुआ है, और उसके एक्शंस को फिर दोबारा पॉलिसी मेकिंग में लेके जाना है। हमने बहुत अलग अलग पहलुओं की बात की, हर अलग अलग पहलू का एक विस्तार रूप से एक प्रोजेक्ट बना के उसके ऊपर पॉलिसी में चेंजेस किए जा सकते हैं। चाहे वो पार्टिसिपेंट की बात करें तो क्या हम खेल महाकुंभ एक अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है, तो हम देख सकते हैं कि हम इसको और सक्सेसफुल कर सकते हैं, कि हम इसको और डीप ले जा सकते हैं, उसके और पहलुओं को देख सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ही किसी सिस्टम की जान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड पे कैसा हुआ है, लेकिन उससे उदासीन होने की जरूरत नहीं है। हमें सही रास्ते पे रहना बहुत जरूरी है, हमें इवैल्यूएट करते जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, किसी भी सिस्टम को, स्ट्रक्चर को। सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, पंकज ने ऐड किया, इसको थोड़ा मैं जी अमित सर रिप्लाई करूंगा कि हमारे यहाँ सपोज आपके गुजरात में एक डिपार्टमेंट है, एक पॉलिसी है, कोई भी पॉलिसी लेते हैं। दूसरा आप ले लीजिए, सपोज आपका कोई जामनगर रिफाइनरी या कोई भी और प्राइवेट कंपनी है, तो उन सब का दोनों का इंटेंशन है, मेरा एक गोल है, गोल
पहुंचना है। बट स्पोर्ट्स में जनरली जो हमें फीलिंग मिला है कि बहुत अच्छे इंटेंशन वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स का भला चाहते हैं, पर आपको जो एग्जीक्यूशन एबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल है वो आपको और डेवलप करनी पड़ेगी। एक छोटा सा अगर आप बात करें कि आपका हैव मोर का सपोज आइसक्रीम है, उसका रीजनल हेड अहमदाबाद भी है, सूरत भी है, बड़ौदा भी है, जो इंश्योर कर रहा है कि सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो हमारे और वो प्रोफेशनल है अपने काम को डिलीवर करने के लिए। अब हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम में मैक्सिमम टाइम क्या है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ कोचेस है और बहुत सारे एथलीट्स भी है नीचे। तो हमारे जो स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज की बात करें, उस पर बहुत काम होने का जरूरत है अभी। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। जी बिल्कुल। सो हमको क्लोजली मॉनिटर भी करना है, देखना भी है, सुधरना भी है और आगे भी बढ़ना है। यूनिवर्सिटी आज एक ऐसी चीज को लेके बैठी है कि फिजिकल लिटरेसी के बारे में जितने लोग ज्यादा जुड़ सके, जितना लोग ज्यादा जान सके, उतने लोग को हम जोड़ेंगे और उतने लोग तक ये बात पहुंचाएंगे। सौभाग्य है हमारा कि हमारे लीडर ऐसे हैं कि जो हर रोज फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। उनको देखना, उनको संवारना, उनको सोचना है यूनिवर्सिटी की एक सोच है। अभी प्रश्न बहुत सारे हैं। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि सर, मैं अगर आपको ये सारी चीजें मेल पे भेज दूं तो क्या हम इसके रादर अच्छे आंसर्स लेके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको मेल पे दे सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल ऐसा कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। Yeah, because we have 20 plus questions and we are at 4:25. We are quite ahead of our time. Thank you very much, Team ELMS Sports. ये गोपीचंद सर और हमारे वाइस चांसलर साहब की पुरानी दोस्ती का नतीजा है कि आज फिर से ELMS स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के गुजरात के फिजिकल लिटरेसी और फिजिकल एजुकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। जितने जुड़े हुए पार्टिसिपेंट हैं उसको क्षमा चाहता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले पा रहा हूं आज, पर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हम मेल में आपको देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कल फिर से 3 बजे नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। कल रहेगा हमारा तीसरा दिन, 4 days online intensive physical literacy and high performance sports का। Thank you Pankaj sir, thank you Amit Malik, And thank you everyone. Vice Chancellor sir and Gopichand sir for providing this opportunity. I'm ending this session. Thank you very much. Thank you so much.